हम इस समय देख रहे हैं कि एकदम माध्यम माध्यम चल रहा है, जहां भी देखो एकदम माध्यम, कोई हिंदी माध्यम रट रहा है, कोई इंग्लिश माध्यम रट रहा है, कोई बोल रहा है उर्दू हूँ मैं, कोई बोल रहा है तमिल हूँ, कोई बोल रहा है मराठी हूँ। तो इसी को लेके मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, आपके बहुत काम उपयोगी आने वाली है। तो चलिए हम आज पढ़ते हैं शिक्षा के माध्यम की भूमिका। जो शिक्षा का क्षेत्र होता है उसमें माध्यम की क्या भूमिका, माध्यम क्या है। तो देखिए, जिस माध्यम क्या कहलाता है, पहली बात तो आपको मैं ये बता दूं कि माध्यम शिक्षा के क्षेत्र में जिस भी विधि या तकनीकी या भाषा का प्रयोग करके हम शिक्षा ग्रहण करते हैं वो माध्यम कहलाता है। कोई शिक्षक है हिंदी भाषा में ज्ञान दे रहा है, कोई शिक्षक है इंग्लिश भाषा में आपको ज्ञान प्रदान कर रहा है, कोई उर्दू भाषा में कर रहा है, तो क्या हो जाती है, जो शिक्षा का क्षेत्र होता है उसका माध्यम कहला जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि माध्यम होता है, जैसे हमारे अलग अलग राज्य हैं, इतने सारे राज्य हैं हमारे जो भारत देश में, यहाँ क्या है अलग अलग राज्य भाषाएं चलती हैं। जैसे पूरे भारत में यदि कोई पूछता है कि हमारी राजभाषा क्या है, तो मैंने जो पढ़ा था 343 और 349 के आर्टिकल के बीच में ये था कि राजभाषा हिंदी दी गई है। तो ये 343 से लेके 349 आर्टिकल संविधान में हमारे बताया गया है राजभाषा के बारे में, जितने भी राज्य हैं। जैसे अब माध्यम क्या हो गया, ये तो मैं आपको बता ही दिया हूँ कि माध्यम होता है जिस भाषा से ज्ञान अर्जित ग्रहण करते हैं, वह भाषा हमारे शिक्षा का माध्यम कहलाती है। इसके बाद मैं बताता हूँ मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। मातृभाषा क्या होती है आपको पता ही होगा, मतलब जिस क्षेत्र में ये बालक रह रहा है उसकी जो लोकल लैंग्वेज रहती है, जो मम्मी के माध्यम से, परिवार के माध्यम से बच्चा ग्रहण करता है, उसको हम क्या कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं, क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। क्षेत्रीय भाषा ये है कि मातृभाषा जो रहती है थोड़ा सीमित मात्रा में रहती है, संकुचित रहती है। क्षेत्रीय भाषा थोड़ा एक बड़ा विस्तार रूप ले लेती है, मतलब उस एरिया की जो लोकल लैंग्वेज रहती है। जैसे मैं सतना में रहता हूँ, अब सतना की मेरी मातृभाषा या लोकल लैंग्वेज जैसे क्या है, बघेली है, तो ये हमारी क्या हो जाती है, मातृभाषा हो जाती है। तो हमारे जीवन में इस भाषा का बहुत प्रभाव। अब हम मातृभाषा बघेली है हमारी, हमको आज आप इंग्लैंड भेज दें और हमको बोले कि बचपन से ही इंग्लिश में पढ़ाई करो, अब मैं जन्म लिया हूं कहां, बघेल खंड में, मातृभाषा मेरी क्या है, बघेली है। और मैं 5वीं तक, 6वीं तक, 7वीं तक किस भाषा में पढ़ा हूं, बघेली या हिंदी में पढ़ा हूं, क्योंकि मेरी राजभाषा हिंदी है, तो मैं हिंदी में ज्ञान ग्रहण किया हूं। अब आप मेरे को बोल दें कि इंग्लैंड चले जाओ, चाइना चले जाओ, रसिया चले जाओ, अब मेरे को बोलो कि 10वीं के बाद सीधे रसिया में आ जाओ, रसिया सीखो, चाइनीज सीखो, तो मैं कैसे सीख लूंगा। इसलिए मेरे जीवन में माध्यम का बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि मैं हिंदी माध्यम का हूं तो मेरे को हिंदी माध्यम ही सीखूंगा। यदि इंग्लिश, अब मान लो इंग्लैंड का बच्चा है, अब उसे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोले जाओ बबुआ तुम चले जाओ बिहार चले जाओ, बिहार से भोजपुरिया सीखाओ, तो लाला ऐसा नहीं होता है, समझ रहे हैं ना। यदि हम भोजपुरी बोलत हैं तो हम भोजपुरी क्षेत्र के ही हो, समझ रहे हैं ना। यदि हम बघेली बोलत हैं तो बघेली क्षेत्र के हो। अब कहीं है कि हमारे क्षेत्र में बघेली चला थी तो हम बघेली बोलत हैं, अब तुम इंग्लिश वाले आके हम इंग्लिश जोड़ते हैं यार, तो ऐसा नहीं हो, जो भाषा की हुई है वह भाषा बोली है। तो चलिए मैं मेरे मुद्दे पे आता हूँ। मेरा मुद्दा था मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। मातृभाषा वह भाषा होती है जो बच्चा मम्मी पापा या परिवार के माध्यम से सीखता है। इसके बाद क्षेत्रीय भाषा क्या होती है, मातृभाषा का थोड़ी विकसित रूप होता है। जो मातृभाषा होती है संकुचित होती है, थोड़ा सीमित कम होता है उसका, ठीक है। क्षेत्रीय भाषा मातृभाषा का विकसित रूप हो जाता है, पूरे क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे मैंने बताया बघेली, इंग्लिश, जो भी मतलब अब आपस के क्षेत्र की भोजपुरी उत्तर प्रदेश वालों की है, ऐसे ये होती है मातृभाषा। इसके बाद आता है अंग्रेजी भाषा। अब अंग्रेजी भाषा इस समय विश्व स्तर का मंचन प्रदर्शन करने के लिए सबसे उपयुक्त भाषा कौन सी है, अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा जो है हिंदी भाषी देश हो या उर्दू भाषी देश हो या किसी भी इंग्लिश भाषी देश, तो इंग्लिश भाषा अपनाएगा ही, लेकिन इस टाइम पे व्यापार का मंचन करने के लिए, शिक्षा का मंचन करने के लिए, हर चीज में स्तर को बढ़ावा देने के लिए सबसे उपयुक्त भाषा जो है, वैश्वीकृत भाषा जिसको बोलते हैं, सभी देशों ने अपनाया है, वो इंग्लिश भाषा। इंग्लिश भाषा, यदि मैं हिंदी, जैसे अभी मैं भारत देश में रहता हूं, मेरे भारत देश की सर्वाधिक भाषा मतलब हिंदी ही मानी जाती है, इसके बाद द्वितीय भाषा अंग्रेजी मानी जाती है। यदि हिंदी भाषा को आप देखेंगे, मैं अपने भारत में इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन मेरे को विदेश में पढ़ने जाना है, विदेश में व्यापार करना है, किसी चीज से, किसी अन्य देश से संबंध स्थापित करना है, तो वह सिर्फ किस भाषा में स्थापित होगा, अंग्रेजी भाषा में है। विदेश में अपना मैं ज्ञान अर्जन करने के लिए किसी भी कोर्स को करने जाता हूं तो मेरे को विदेशी भाषा आनी चाहिए। वह जरूरी नहीं है कि इंग्लिश वाले देश में जाता हूं तो इंग्लिश भाषा आनी चाहिए, मैं रसिया में जाना चाहता हूं उस देश की मेरे को भाषा आनी चाहिए, जब ना मैं उधर का ज्ञान अर्जित कर पाऊंगा। तो हमारे जीवन में भाषा का बहुत महत्व होता है। जैसे देखिए विदेशी शिक्षा, विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए मैं जाता हूं तो वहां मेरे को उस देश की भाषा आनी चाहिए। और इसके बाद आता है ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर क्या होता है, जैसे हमारे अब देश के प्रधानमंत्री कहाँ गए हैं, इंग्लैंड गए, ठीक है। अब इंग्लैंड में वो हिंदी में, मान लीजिए हमारे देश के प्रधानमंत्री को अंग्रेजी नहीं आती है, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, ठीक है।
अब वो इंग्लैंड गए हैं, अब वहां के व्यक्तियों को क्या नहीं आती है, हिंदी नहीं आती है। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, हेलो माननीय महोदय, मैं भारत देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब वहां के व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये बोल कहा रहे हैं, उनके सर के ऊपर से जा रहा है। अब इस स्थिति में क्या होता है, एक ट्रांसलेटर होता है जो द्वितीय भाषा कहलाता है, द्वितीय भाषी कहलाता है। उसको एक से दो भाषा, तीन भाषा, अन्य भाषा आती है। तो क्या होता है, ट्रांसलेट के माध्यम से जो मोदी जी बोल रहे हैं उसको इंग्लिश अनुवाद करके उनको ट्रांसलेट करेगा। तो क्या हो जाता है, ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर इस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अंग्रेज ही यहाँ हमारे यहाँ आ रहे हैं, उनको इंग्लिश आती है, हिंदी नहीं आती है। तो हमारे यहाँ के जो लोकल गाइडेंस रहते हैं उनको क्या है, अलग अलग भाषाएं आती हैं, इसीलिए वो अलग अलग भाषाएं सीखते हैं, वो ट्रांसलेटर के रूप में काम करते हैं, एक भाषा को दूसरे भाषा में परिवर्तित करने का काम। इस देखिए, जैसे मैं अभी बता रहा था, अब नवीन तकनीकी क्या है, जैसे कंप्यूटर के क्षेत्र में है, किसी भी मोबाइल सेक्टर के, आप बबुआ हिंदी में मोबाइल चलाइए ना तो कबू न चला पाइबे, समझ रहे हैं, हिंदी में मोबाइल चलाओगे तो कबू न चला पाइबे। इसलिए सब हमरे इतने के लड़कन का हम देखें कछु नहीं आए, मतलब उन्हें ABCD भी नहीं आए, समझ रहे हैं। लेकिन वो जब मोबाइल चलाते तो हिंदी में तो और नहीं लिखे पाए, वो अपने रात भर सेटिंग से बात करते तो उनका करते इंग्लिश में टाइपिंग करते, एक शब्द डाले ABCD तो उसका पूरा ट्रांसलेट सही आ जाता है, समझ रहे हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ नवीन तकनीकी के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में आदि विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्र में इंग्लिश भाषा का प्रयोग किया जाता है। सरकारी कामकाज के क्षेत्र में आप देखे होंगे अधिकतम क्या होता है, इंग्लिश भाषा में ही पूरे प्रपत्र आते हैं, जो भी संगठन नीतियां सब कुछ बनाया जाता है वो अब अंग्रेजी भाषा में बनाया जाता है। हिंदी भाषा का रूप मतलब बहुत कम कर दिया गया है। और मूल रूप नहीं, अभी देखिए जो नई शिक्षा नीति आई थी, जो उसका मूल मसौदा तैयार किया गया था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, ये चीज पूरा मसौदा वो देखा हूं, इसका पूरा PDF वो इंग्लिश माध्यम से ही है, हिंदी माध्यम नहीं है। इसलिए इंग्लिश माध्यम है क्योंकि भाई हमारे देश में अब क्या है, हिंदी यदि हम रहेंगे तो हम पिछड़े रह जाएंगे। इसलिए इंग्लिश माध्यम इसलिए जरूरी है क्योंकि वैश्वीकृत भाषा है पूरे विश्व में। अभी हमारा मूल मसौदा तैयार हुआ, जरूरी थोड़ी ना कि हमारे देश हिंदी भाषा बस देश में देखेंगे, अन्य देश भी देखते हैं। इसके बाद आता है अंग्रेजी भाषा वाले जो होते हैं, ये क्या है, इनका रोजगार का माध्यम बहुत विकसित होता है, जो सैलरी पाते हैं बहुत अच्छी मात्रा में पाते हैं, अच्छे अवसर। जो अंग्रेजी माध्यम के होते हैं, नवोदय से निकलते हैं, CBSE से बच्चे निकलते हैं, किसी भी इंजीनियरिंग सेक्टर में देखिए, अभी किसी भी IPS किसी भी क्षेत्र में देखिए, सबसे ज्यादा जो बच्चे रहते हैं किस अंग्रेजी विभाग के रहते हैं, क्योंकि उनके जीवन बहुत अच्छे अवसर मिलते हैं, उनकी जो पेमेंट रहती है उनका बहुत अच्छे अवसर मिलते हैं, उनके जीवन में लाभ ही लाभ है। इसलिए बाबू इंग्लिश जरूरी है पढ़ना। इसके बाद हिंदी माध्यम ही हमें जरूरी है। अब मान लो मैं हिंदी में रहता हूं, अब मैं तमिल वाले से बात करूंगा, भाई वो तमिल वाला हिंदी थोड़ी ना बता पाएगा, इसलिए हमको जो कम्युनिकेशन बिठाना है उसके बीच में कौन सी भाषा काम करेगी, इंग्लिश भाषा काम करेगी। अब मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, दूसरे राज्य का व्यक्ति है, मैं हिंदी भाषी राज्य का व्यक्ति हूँ, उसको उर्दू आती है, मेरे को हिंदी आती है, लेकिन कम्युनिकेशन भाषा हमारी क्या होगी, इंग्लिश होगी, क्योंकि इंग्लिश उसको भी सीखना पड़ेगा क्योंकि वैश्वीकृत भाषा है। इंग्लिश मुझे भी सीखना पड़ेगा क्योंकि वैश्वीकृत भाषा है। कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए हमको इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। इसके बाद उर्दू, चाइनीज, रसिया, अभी जैसे मैंने बताया कि विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमको उस देश की भाषा आनी चाहिए। वैश्वीकृत भाषा क्या है, इंग्लिश है। अब मेरे को इंग्लिश राज्य में, इंग्लिश प्रदेश में जाना है, इंग्लिश देश में जाना है, मेरे को इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। अब मेरे को रसिया जाके शिक्षा ग्रहण करना है तो मेरे को रसिया आना जरूरी है। इसलिए हमारे जीवन में माध्यम का बहुत बड़ा प्रभाव है, माध्यम बहुत जरूरी है। बढ़ावा देने के लिए ही ना संविधान में, नहीं बाबा साहब जी इतना हमारे लिए नहीं करके जाते, वो हमारे लिए इसलिए इतना कुछ करके गए। यदि भाषा का हमारे जीवन में महत्व नहीं होता तो हमारे संविधान में ये मैंने लिख के रखा है, भाषा 17 में 22 भाषाओं का उल्लेख है। जब हमारे जीवन में भाषा का महत्व नहीं होता, माध्यम का महत्व नहीं होता, तो ये भाषाएं 22 भाषाएं क्यों आती, 22 भाषाएं इसीलिए आई हैं क्योंकि हमारे जीवन में भाषा का महत्व है, बहुत जरूरी महत्व है। धन्यवाद।